नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now come to the very important lecture, very important topic, and this is what section 39 BNSS, section 39 BNSS or section 42 CRPC. Very important for your prelims, maybe important for your mains as well. Mains के लिए important हो सकता है और ये important है आपके लिए, prelims के लिए तो है ही है। लेकिन इस सेक्शन को समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रीड इट विद द सेक्शन 35 क्लॉज 2 बीएनएसएस की जो 35 क्लॉज 2 है उसके साथ में इसको क्लब करके पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको सेक्शन 35 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 39 को क्लब करके आपको कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेसिकली दिस इज विद रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू द अरेस्ट ऑफ द पर्सन विद इन रिलेशन टू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंज्ञेय अपराध के संबंध में व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग द अरेस्ट। यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो व्हाट इज द रूल पोजीशन, व्हाट इज द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो उसकी जो टोटलिटी में जो पिक्चर क्लियर होगी वो आपको कब होगी, व्हेन यू रीड 35 क्लॉज 2 प्लस 39, राइट। सो बिफोर कमिंग टू 35 क्लॉज 2 आई वुड लाइक टू रीड एंड मेक यू अंडरस्टैंड सेक्शन 39। पहले सेक्शन 39 पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे 35 क्लॉज 2 को भी, ठीक। अब ये रहा आपके सामने क्लॉज 1, प्लीज सी दिस। क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन, कौन सा पर्सन भाई? व्हेन एनी पर्सन, जब कोई भी व्यक्ति, कौन सा? हु, जो, इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में क्या किया है? हु हैज कमिटेड, ठीक, ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है, और हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर जो कोई असंज्ञेय अपराध का आरोपी रहा है। सो जिसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर जिस पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप रहा हो। प्रेजेंस पर फोकस करना है, इसे देखना चाह रहा था इंग्लिश में, हिंदी में, कि इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जरूर इन पर ध्यान रखना है। तो यहां पर कि या तो उसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या उस पर यह आरोप हो, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस पर यह अभियोग लगाया गया है। तो एक तो सिचुएशन हो गई, देन एंड देयर क्या हो, यू आर द पुलिस ऑफिसर, आपके सामने ही उसने अपराध किया है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन है ये जो सामने वाला व्यक्ति है इस पर ऐसा आरोप है। तो ये दोनों कैटेगरी को अलग अलग समझना। मैं क्यों इतना बारीकी समझाता हूं? सो दैट आप मेंस में लिखते हुए इन चीजों का ध्यान रखें, और प्रीलिम्स में अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो प्रीलिम्स से फिर आपकी गलतियां बहुत कम होंगी, अच्छे मार्क्स से पास हो गए या प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। तो जब ऐसा होता है फिर क्या होगा? तो ये व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया, इस राजकुमार को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन व्यक्ति है ये? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिस पर आरोप लगा है। और क्या कर रहा है ये व्यक्ति? ही रिफ्यूजेस, कब? ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के कहने पर भी, पूछने पर भी, ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। ना अपना वो नाम बताता है ना ही अपना एड्रेस बताता है। ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, समझे आप? तो हु इज अक्यूज्ड?
he is the person who is accused of committing a non-cognizant offense, and that too in the presence of the police officer. पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले अपराधी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं बबुआ हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, लेकिन अपना नाम बता दो, अपना एड्रेस दे दो। कह रहे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, तो एक तो सिचुएशन होगी रिफ्यूजल। सेकेंडली क्या होगी, और स्मार्ट काम करता है वो, ये रहा आपके सामने, और गिव्स ए नेम और रेजिडेंस, अपना नाम पता तो बताता है, विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। पर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसने जो नाम और ये पता बताया है वो गलत है, वो फॉल्स है। सो यहां पर क्या, व्हाट द पुलिस ऑफिसर वांट्स टू नो, नेम एंड एड्रेस। या तो आप मना कर रहे हैं या जो आप दे रहे हैं लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इन दैट केस क्या हो सकता है, ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर, वह व्यक्ति उस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तो विच सेक्शन डील्स विद द अरेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ कमिटिंग who is the accused of committing a non-cognizable offense in order to, why he shall be arrested, why he may be, in order that his name or residence may be ascertained। केवल किस लिए करेंगे, तो यहां पर जो इसका अरेस्ट का जो पर्पस होगा, जो उद्देश्य होगा गिरफ्तारी का, वो बहुत लिमिटेड होगा। एंड व्हाट इज दिस, सी द स्क्रीन, राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स एज वेल, यूज इट इन योर मेंस। he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained, so that उसका नाम और पता ascertain किया जा सके, निश्चित किया जा सके। तो जो अरेस्ट का पर्पज है, अरेस्ट का पर्पज वो नहीं है, अरेस्ट का पर्पज ये नहीं है जो मैं आपकी नजर इनायत करता हूं सेक्शन 31 क्लॉज 1 में, ये वाले पर्पज, ये वाले कहां गए, फिर आपके सामने, to prevent such person from committing further offense, उससे उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति दोबारा वैसा अपराध ना कर पाए, इससे बचाने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है ना, टेम्परिंग एविडेंस को डिसिपेयर होने से बचाने के लिए, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस से बचाने के लिए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए इसलिए बचाने के लिए। वो सारी ग्राउंड नहीं है। ये सब हम कहां पढ़ते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस से पढ़ते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 38 में, सेक्शन 39 में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी कंडीशनल। कब करेगा, व्हेन ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, और इफ ही गिव्स, यदि वो नेम और एड्रेस देता भी है, देन द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसने जो नाम और पता बताया वो गलत बताया है, तो उसको वो अफसर गिरफ्तार तो करेगा, लेकिन उसका लिमिटेड पर्पज होगा। और क्या पर्पज होगा, कि केवल उसके नाम को, नेम एंड एड्रेस को एसरटेन किया जा सके, निश्चित किया जा सके। हिंदी में पढ़ता हूं, क्या होगा, क्या शब्द बोला इन्होंने, उसका नाम और निवास अभी निश्चित किया जा सके। सो यू विल सी 39 की क्लॉज 1 है ये, इसमें ये दिखा गया कि आपने ऑन व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी अरेस्टेड, राइट। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि इट शुड बी रेड विद व्हाट, 35 क्लॉज 2। तो नाउ आई टेक यू टू द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 की क्लॉज 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये है उसकी लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो व्यक्ति असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, एक बात, या अगेंस्ट हुम ए कंप्लेंट हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग सो कंसर्न्ड, shall be, no such person shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 को मैंने आपके लिए पढ़ा और इसको मैं समझा देता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति, इसको मैं एक, इस सारी डिटेल का एक ही शब्द है, पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कह रहे हैं कि पर्सन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल नॉट बी अरेस्टेड। नो पर्सन
accused of नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बार है, स्टैट्यूटरी बार है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के आरोपी को गिरफ्तार करने का बार है। कब कर सकते हैं? एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। कब किया सकता है? मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा या फिर वारंट के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो पहली लाइन थी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 39, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। और सेक्शन 39 में हमने भी क्या पढ़ा है कि जब उस व्यक्ति से नेम एंड रेजिडेंस पूछा जाए और वो रिफ्यूज करता है या झूठ बोलता है, तो उसको नेम एंड एड्रेस को एसरटेन करने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 एंड 39 की ज्वाइंट रीड, 39 क्लॉज 1 बेसिकली, इसकी रीडिंग में दो बातें आएंगी। नंबर 1, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एक्यूज्ड को नो अरेस्ट, उसकी अरेस्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कब कर सकते हैं? एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब वो नेम एंड एड्रेस रिफ्यूज करे या फॉल्स है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को जो अरेस्ट है वो तभी किया जा सकता है जब उसके लिए वारंट हो मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू, या फिर मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर हो सामने। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई। तो यू शुड रीड इट। आई एक्सप्लेन्ड यू द कॉम्बिनेशन ऑफ 35 क्लॉज 2 एंड 39 क्लॉज 1 बेसिकली, एवरीवन वास्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, इतना कम से कम। सेक्शन 39 सब क्लॉज 2 डाउन। बस अब ये आसान है, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या है देखिए, व्हेन द ट्रू, प्लीज सी द बोर्ड, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन एसरटेन्ड, जब उसका नाम और एड्रेस, रेजिडेंस, निवास का पता चल जाए, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर ए मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। जब उसके नेम एंड एड्रेस का पता चल जाए फिर उसको छोड़ दोगे। ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऑन बॉन्ड, या तो बॉन्ड पे छोड़ दोगे यानी कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी छोड़ दोगे, या बेल बॉन्ड पे छोड़ दोगे यानी कि कोई ना कोई श्योरिटी लेकर छोड़ दोगे। किस लिए? टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो जाए। तो ये हुआ नेक्स्ट सब क्लॉज। पहले तो आप अरेस्ट नहीं करोगे। 35 की क्लॉज 2 ने साफ साफ कह दिया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करोगे आप। 39(1) ने कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप यह है कि उसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसने नाम और एड्रेस पूछा जाएगा, नहीं बताएगा तो अरेस्ट करेंगे, झूठा बताएगा तो अरेस्ट करेंगे, और नाम और पता निश्चित करके उसको छोड़ भी देंगे। छोड़ते हुए क्या, रिलीज करते हुए क्या फॉर्मेलिटी आएगी? ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड दोनों को ही गोल कर लीजिए, राइट डाउन पीओ प्रीलिम्स। व्हेन सच पर्सन विल बी रिलीज, हाउ ही शैल बी रिलीज, ही मे बी रिलीज ऑन ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। व्हाई बेल बॉन्ड, व्हाई बॉन्ड? उससे ये कहा जाएगा कि भाई तुम अपियर हो गए फिर मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इतना हो गया ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन पर आइए। इफ सच पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट इन इंडिया, अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि भारत का निवासी नहीं है, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया, तब उसके बेल बॉन्ड को ऐसे श्योरिटी से या ऐसी श्योरिटी से सिक्योर किया जाएगा जो कैसे हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, जो भारत के निवासी हो। देखिए जो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड, प्लीज गो टू सेक्शन 2D, 2D, इट डिफाइंस बेल बॉन्ड। ये डिफाइन करता है बेल बॉन्ड को, क्या कहता है? अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, अंडरटेकिंग बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? दिस इज अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग कैसी अंडरटेकिंग? फॉर, छोड़ने के लिए, कैसे? विद श्योरिटी,
श्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं, श्योरिटी का मतलब जो आपकी की जमानत ले कि हाँ भाई ये आएगा ही आएगा पक्का, हम इसको प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति से ऐसा बेल बॉन्ड लेते हैं, बेल बॉन्ड का मतलब है कि जब हम कोई जमानती आए कि भाई साहब इसको छोड़ दो, हम इसकी जमानत दे रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये कोर्ट में आएगा भी, हम लेकर आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहां से आया, मान लीजिए रितु महादेव, नाउ शी इज रेजिडेंट इन यूएसए, यूएसए में रहती है ये, एंड नाउ इन पर आरोप है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है। इन्होंने इनसे नाम पूछा गया, नाम बताया नहीं, फिर इनको अरेस्ट करा जाएगा और इनको रिलीज किया जाएगा। तो इनसे जब बेल बॉन्ड लिया जाएगा, इनका श्योरिटी कौन है तुम्हारा, जमानती कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, भाई उनको लेने कौन जाएगा? तो भाई इंडिया का दो कोई। तो जो श्योरिटी है वो ऐसे केस में कैसे होने चाहिए, श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। बस बोलो यस और नो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नाउ कम टू दी 39 सब क्लॉज थर्ड, इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट ascertained within 24 hours from the time of arrest। देखिए ये पर्पस था ना, पर्पज क्या था, पर्पज ऑफ अरेस्ट वाज ट्रू नेम एंड रेजिडेंस का पता करना। मान लो वो जो व्यक्ति है बहुत जिद्दी किस्म का हो और वो बताने को तैयार ही नहीं है, तो इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट ascertained, कब, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के ड्यूरेशन में नाम पता नहीं पूछा जा रहा है, सही है, या और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, या वो बेल बॉन्ड नहीं भर पा दे पा रहा है, या बॉन्ड नहीं दे पा रहा है, या श्योरिटी नहीं ला पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? भाई ये एक सिचुएशन हो सकती है ना, मान लीजिए मैं समझाता हूं इसको। जो रिया मैडम है, शी इज द पुलिस ऑफिसर, इन्होंने साहिल नाम के व्यक्ति को 39 में अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट करा? ये नाम नहीं बता रहा, पता नहीं बता रहा ये, ठीक है। अब भाई बता दे, अब इससे कितना ही पूछ लिया साहिल से, तेरा नाम क्या है साहिल बता, ये साहिल नहीं है मेरा नाम, तो मीन्स ही इज नॉट स्पीकिंग नाउ। और रिया मैडम को 24 आवर हो गए हैं कि भाई अब क्या करें इसका, 24 आवर्स हो गए, तब ये क्या करें? दूसरा क्या हो सकता है, नाम पता बता दिया, हाँ भी छोड़ो से, चलो चलो साहिल भाई बेल बॉन्ड दो अपना, चलो श्योरिटी बुला लो अपने। मैडम मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं तो इतना बदनाम हूं, मेरी तो कोई जमानत लेगा ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, अपने छोड़ना तो छोड़ दो। फिर भैया ऐसे कैसे छोड़ दो? तो ये छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यू कैन बी रिलीज, नो डाउट, आपके नेम एंड एड्रेस में पता चल गए, बट यू शैल बी रिलीज ओनली ऑन ईदर ऑन द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। वो आप मना कर रहे हो, अब क्या हो? तो अब ये होगा, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। फिर वो निकटतम मजिस्ट्रेट अधिकारिता वाले उस पर तत्काल फॉरवर्डेड कर दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि जी इस बला को आप ही संभालो, हमें नहीं पता, ना तो हम इसे अरेस्ट कर सकते थे, इसने नाम पता बता दिया तो बात खत्म हो जाती, ना इसने नाम बताया ना पता बताया, इसलिए हमने इसको अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करके हम छोड़ने को तैयार हैं, तो ये बॉन्ड नहीं दे रहा, ना बेल बॉन्ड दे रहा, ना श्योरिटी आ रहा, क्या करे जनाब आप जानो उसको। तो विद इन 24 आवर्स आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे उसको। और यहाँ पे शब्द क्या लिखा है भाई, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है क्या? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इट इज नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। तो समटाइम्स इट मे बी ए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एट वेल, तो जुडिशियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। नियरेस्ट कौन है इस समय? तो आई बिलीव आपको सेक्शन 39 एंटायरली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 39 इज ओवर फ्रॉम माई साइड, और जिसको मैं एड्रेस करने के लिए फिर आपको दोबारा समझाता हूं उसको है क्या। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बात खत्म हो गई। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट रूल है, पर्सन accused of non cognizable offense shall
नॉट बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे आप। यू विल नॉट अरेस्ट हिम एनी टाइम विदाउट द वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये 35 की क्लॉज 2 में बात कह दी गई है, एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट यू ही शैल नॉट बी अरेस्ट। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड ओनली अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहां बात खत्म हो जाती है। एक एक्सेप्शन है, there is only one exception and that is section 39 clause 1। वो कब है? What are the special circumstances in that case? That when what is the accusation? Don't forget this line, in the presence of the police officer, that he has committed non-cognitive offense or he is accused of committing non-cognitive offense in the presence of the police officer। तो ये स्पेशल केस हो गया 39 क्लॉज 1 में। जैसे रिया मैडम, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया पब्लिक में ही, ऐसे ही मान लीजिए पारुल को थप्पड़ मार दिया आपने। नाउ यू व्हाट यू डिड, व्हाट विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय यू, दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपने उसको, यहां पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, हर जगह पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि आपने क्या किया है, आपने किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब सेकंड सिचुएशन, मान लीजिए आपने यही अपराध पारुल को थप्पड़ मारा होता, लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वहां पर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था, तब आपने, then 39 clause 1 will be applicable only in that case, only in that case you may be arrested if you don't give your name, true name and residence to the police officer। otherwise अगर आपने नेम एंड एड्रेस दे दिया कि सर ये है मेरा आधार कार्ड, तो फिर तब भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये एक स्पेशल केस है, यहां पर कोई परमिशन नहीं लेने की ना लेने की कोई बात ही नहीं आती है। तो स्पेशल परमिशन क्या हो गया यहां पर कि आपने सेम ऑफेंस या कोई सा भी नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर किया है, तो वहां पर स्पेशल प्रोसीजर क्या आ जाएगा, यू विल हैव टू गिव योर ट्रू नेम एंड रेजिडेंस, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर शैल हैव राइट टू अरेस्ट यू टू ascertain your right to ascertain your true name and residence। सही है? बस प्लीज लेट मी नो अब आपको क्लियर हुआ ही नहीं हुआ सब कुछ। मैंने आपको ना बहुत प्लेन शब्दों में समझाया था, नेम एंड एड्रेस का क्वेश्चन अराइज तब होगा जब नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में होगा। जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस करेंगे, नेम एंड एड्रेस, ट्रू नेम एंड एड्रेस नहीं दिया जाएगा, तब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है और उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट की के वारंट की या ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ वारंट और द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर द अरेस्ट इन सच सिचुएशन एंड द पर्पज ऑफ सच अरेस्ट इज लिमिटेड। द पर्पज ऑफ सच अरेस्ट इज लिमिटेड एंड व्हाट इज दैट? Just to ascertain name and address, and this rule will be applicable only when the non-cognitive offense is committed in the presence of the police officer। You got it up? Understood? चलिए, थैंक यू। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको। देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस विच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।